प्रदेश में बढ़ते कोरोना खतरे के मद्देनजर राज्य सरकार देगी होम आइसोलेशन की अनुमति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, परिवारों को होम आइसोलेशन की शर्तों को पूरा करना होगा जरूरी। एम्स में आज से कोविड-19 से लड़ने के लिए तैयार की गई वैक्सीन की मानव परीक्षण जांच की प्रक्रिया शुरू। लगभग 100 लोगों पर किया जाएगा परीक्षण। 18 से लेकर 55 साल आयु वर्ग के व्यक्ति हो सकते हैं शामिल। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के 4 इलाकों में आज से पूर्ण लॉकडाउन लागू। लापरवाही की शिकायतों पर लखनऊ जिलाधिकारी पहुंचे सीएमओ कार्यालय। कोरोना संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती करने के दिए निर्देश। पाकिस्तान से आए टिड्डी दल ने बरेली में फसलों को पहुंचाया नुकसान। कृषि विभाग ने टिड्डियों को काबू करने के लिए ड्रोन कैमरे की मदद से कराया दवाओं का छिड़काव। नमस्कार, मैं अशोक यादव और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के खतरे के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार निर्धारित प्रोटोकॉल के अधीन शर्तों के साथ होम आइसोलेशन की अनुमति देगी, क्योंकि बड़ी संख्या में कोविड-19 के लक्षण रहित संक्रमित लोग बीमारी को छुपा रहे हैं, जिससे संक्रमण बढ़ रहा है। टीम 11 की बैठक में योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि रोगी और उसके परिवार को होम आइसोलेशन के प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोविड-19 से बचाव के बारे में व्यापक जागरूकता अभियान संचालित किया जाए। साथ ही संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्रत्येक दशा में की जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने जनपद लखनऊ, कानपुर नगर, बस्ती, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, बलिया, झांसी, मुरादाबाद और वाराणसी में चिकित्सकों की विशेष टीम भेजने के निर्देश भी दिए। एम्स में आज से कोविड-19 से लड़ने के लिए तैयार की गई वैक्सीन के मानव परीक्षण की जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है। परीक्षण लगभग 100 लोगों पर किया जाएगा और इसमें 18 से लेकर 55 साल आयु वर्ग का व्यक्ति शामिल हो सकता है। प्रक्रिया में एक स्वस्थ व्यक्ति का ही चयन होगा। दूसरी शर्त यह भी है कि वो कोविड-19 से संक्रमित नहीं होना चाहिए। परीक्षण में दिल्ली एनसीआर के लोग भी शामिल हो सकते हैं। परीक्षण शुरू करने से पहले उनकी लीवर की भी जांच होगी और वैक्सीन की 2 खुराक के बीच कम से कम 14 दिन का अंतर रखा जाएगा। आईसीएमआर के वैज्ञानिकों की देखरेख में ये परीक्षण होंगे और परीक्षण में शिरकत करने वाले लोगों पर वैज्ञानिक लगातार सजगता के साथ निगरानी भी रखेंगे। कोरोना की वैक्सीन ट्रायल के हिस्सा लेने के लिए कुल 2000 से भी अधिक लोगों ने संपर्क किया है। 850 ईमेल और 500 से ज्यादा मैसेज भी मिले हैं। कुछ लोगों ने कॉल करके भी संपर्क किया है। गौरतलब है कि कुछ लोगों को जांच के लिए आज बुलाया गया है। जांच के बाद पहली बार में सिर्फ 5 लोगों पर ही वैक्सीन का परीक्षण होगा। इस बीच कोविड-19 से होने वाली मृत्यु दर कम करने के सरकार के प्रयासों को मजबूत करने के लिए दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने देश भर के आईसीयू डॉक्टरों के लिए परामर्श कार्यक्रम शुरू किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होने वाले इस कार्यक्रम को ई-आईसीयू नाम दिया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे डॉक्टरों के साथ मरीजों के प्रबंधन पर चर्चा करना है जो देश भर के अस्पतालों और कोविड केंद्रों में संक्रमित मरीजों का उपचार कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के चिकित्सक एम्स के विशेषज्ञों के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे और उनसे परामर्श ले सकेंगे। अब तक 11 राज्यों के 43 बड़े अस्पतालों को इस कार्यक्रम से जोड़ा गया है। ई-आईसीयू का प्राथमिक उद्देश्य एक दूसरे के अनुभवों और उपचार के श्रेष्ठ तरीकों से सीखकर कोविड-19 की मृत्यु दर को कम करना है। ई परामर्श सत्र लगभग 2 घंटे चलता है। इस दौरान कोविड मरीजों के प्रबंधन सहित सभी मुद्दों पर चर्चा होती है। देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमण का इलाज करके 7 लाख से भी अधिक मरीज इस बीच ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 7,86,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं देश में सक्रिय मामलों की संख्या 3,90,000 से ऊपर हो गई है। देश में कोरोना से मरीजों के ठीक होने की दर 62.6% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 681 लोगों की मौत के साथ अब तक देश में कोरोना संक्रमण से 27,497 लोगों की मौत हो गई है। भारत विश्व में न्यूनतम मृत्यु दर वाले देशों में प्रमुख रूप से शामिल है। केंद्र और राज्य सरकारों के बेहतर चिकित्सा इंतजाम की बदौलत भारत में संक्रमित मरीजों की मृत्यु दर बाकी देशों की तुलना में 2.5% से भी कम है।
ये 2.45% दर्ज की गई है, जो दुनिया के अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में विभिन्न प्रयोगशालाओं में कुल 2,56,039 टेस्ट किए गए हैं। अब तक 1,47,908 टेस्ट किए जा चुके हैं। इस समय देश भर में 1,268 प्रयोगशालाओं में कोविड-19 के नमूनों की जांच की जा रही है। इनमें 890 सरकारी और 378 निजी प्रयोगशालाएं शामिल हैं। केंद्र सरकार की किसान हितैषी नीतियों के प्रति जागरूकता के कारण देश में इस बार खरीफ फसलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बड़े पैमाने पर नामांकन हुआ है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों से फसलों का बीमा कराने की अपील की है। पेश है ये रिपोर्ट। देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खरीफ 2020 सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों का नामांकन बड़े पैमाने पर हो रहा है। भारत सरकार ने उन सभी किसानों के लिए नामांकन निशुल्क कर दिया है जिन्हें केवल प्रीमियम राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है। किसान खरीफ 2020 सीजन के लिए अनाज और तिलहन का महज 2% की बीमित राशि पर तथा वाणिज्यिक और बागवानी फसलों पर न्यूनतम 5% की बीमित राशि पर बीमा करा सकते हैं। बाकी की प्रीमियम राशि पर केंद्र सरकार और राज्यों द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसल की बुआई से लेकर कटाई के बाद तक की पूरी फसल चक्र से जुड़ी गतिविधियों के दौरान फसल के नुकसान के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करती है। किसानों को किसी भी अप्रत्याशित आपदा के कारण बुआई में आने वाली परेशानी से बचाव के लिए जल्द से जल्द योजना में नामांकन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना के तहत सूखा, बाढ़, भूस्खलन, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, प्राकृतिक आग और खड़ी फसल के लिए चक्रवात के साथ साथ ओलावृष्टि से बचाव के लिए व्यापक जोखिम कवर की व्यवस्था है। फरवरी 2020 में भारत सरकार ने फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कुछ पिछली चुनौतियों से निपटने के लिए PMFBY के पुनः निर्धारण को मंजूरी दे रखी है। सरकार ने योजना को सभी किसानों के लिए खरीफ सीजन 2020 से स्वैच्छिक कर दिया है। इससे पहले सभी ऋणदाता किसानों के लिए यह योजना अनिवार्य थी। अब ऋण बकाया वाले किसान नामांकन की कट ऑफ तारीख से 7 दिन पहले अपनी बैंक शाखा को एक साधारण घोषणा पत्र देकर योजना से खुद को अलग कर सकते हैं। भारत सरकार किसानों के कल्याण और विकास के लिए काफी गंभीर है। किसानों के लिए परेशानी मुक्त नामांकन सुनिश्चित करने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बैंकों, बीमा कंपनियों, कॉमन सर्विस सेंटर, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति और ग्राम स्तरीय 29,275 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। इसके अलावा बीमा कंपनियों ने विभिन्न हितधारकों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया है। केंद्र प्रेरित योजनाओं के प्रचार प्रसार का असर अब जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है। खरीफ फसल 2020 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत देश भर से भारी तादाद में किसानों के पंजीयन की खबरें आ रही है। उम्मीद की जाती है कि किसानों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए पंजीयन के बाद वक्त बेवक्त अगर उनकी फसल खराब हो जाती है तो केंद्र द्वारा निर्धारित की गई राशि और मापदंडों के तहत उनको उचित मुआवजा देने का काम होगा। सरकार की इस पहल से न केवल किसानों के लिए एक बड़ा वरदान बनेगा, बल्कि मुसीबत के वक्त किसानों को आर्थिक रूप से, वित्तीय रूप से मदद देकर उनको स्वावलंबी बनाने का बेहतरीन काम भी होगा। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के 4 इलाकों में आज से पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इंदिरा नगर, गाजीपुर, आशियाना और सरोजनी नगर इलाकों में लॉकडाउन 24 जुलाई की रात 10 बजे तक लागू रहेगा। इन चारों थाना क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और यहां जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। इन इलाकों में सार्वजनिक यातायात पर पूरी तरह से पाबंदी है। इमरजेंसी में बाहर से आने वाले या यहां से जाने वाले लोग निजी वाहन का प्रयोग कर सकते हैं। हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन जाने के लिए साथ में टिकट रखना होगा। आवश्यक सेवा से जुड़े लोगों को अपने पास परिचय पत्र रखना जरूरी है। लखनऊ में कोरोना मामलों में मिल रही लापरवाही को देखते हुए जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश आज सीएमओ कार्यालय पहुंचे। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सभी कोविड पॉजिटिव व्यक्तियों को तत्काल कोविड हॉस्पिटल, कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराने के निर्देश दिए। कोरोना के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई होगी।
इससे पहले कई मरीजों की 5 दिन में रिपोर्ट आने और हॉस्पिटल में भर्ती होने में मिल रही दिक्कतों की शिकायत मिली थी। जनपद लखनऊ में एकीकृत इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर प्रारंभ किया जा चुका है और जिसके अंतर्गत सभी मरीजों को तत्काल 2 घंटे के अंतर्गत जो भी कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं इन्हें शिफ्ट कराने की संबंधित अस्पताल में चिकित्सा प्रोटोकॉल के अनुरूप व्यवस्था की गई है। यहाँ कंट्रोल रूम से सारी कार्रवाइयाँ एकीकृत रूप में सुनिश्चित की जा रही है, जहाँ पे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को भी सुपरविजन और कोऑर्डिनेशन के लिए लगाया गया है। साथ ही साथ चिकित्सा प्रोटोकॉल के अनुरूप सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसके अलावा पूरे जनपद में बेहद रूप से डोर टू डोर ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, जिसमें विशेष टीमें लगाई गई हैं जो कि डोर टू डोर जाकर के सर्विलांस कर रही हैं और साथ ही साथ वहाँ एंटीजन टेस्टिंग की व्यवस्था भी दी गई है ताकि तत्काल टेस्ट करके अगर कोई धनात्मक आते हैं तो उन्हें कोविड अस्पताल भर्ती कराया जाता है। पूरे जनपद में एक इंटीग्रेटेड अस्पताल के बेड्स का प्रबंधन भी सुनिश्चित किया गया है ताकि कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आए और एक प्रोटोकॉल के अंतर्गत 2 घंटे के अंतर्गत कोविड अस्पताल में मरीज सही उपचार के लिए भर्ती किया जा सके। हरदोई में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने तथा जनता को जागरूक करने के लिए पूरे जनपद के सभी व्यापारी संगठनों ने 1 सप्ताह के लिए स्वायोजित हरदोई बंद करने का फैसला जिला प्रशासन की स्वीकृति से लिया है। हरदोई में आज से 26 तारीख तक सभी दुकानें बंद रखकर जनता को ये बताया जाएगा कि बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही वो घर से बाहर निकलें, बाहर निकलने पर मास्क अवश्य लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस बंदी के दौरान जिला प्रशासन स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग का काम कर रहा है। कलेक्ट्रेट में एक कंट्रोल रूम बनाकर मरीजों का हालचाल लेकर घर घर सर्वे कार्य की समीक्षा की जाएगी। हरदोई जिले में अभी तक 590 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 303 एक्टिव केस हैं, जबकि 280 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। अभी तक जिले में कोरोना से 7 लोगों की मृत्यु हुई है। इस स्वायोजित बाजार बंदी के दौरान केवल आवश्यक वस्तुओं जैसे मेडिकल स्टोर, दूध और सब्जी की दुकानें निर्धारित समय में खुलेंगी। ये बंदी जो है 20 तारीख से 26 तारीख तक इसीलिए की गई। सभी व्यापारिक संगठनों ने इसको किया है और इसमें जो दूध, दवा आदि आवश्यक वस्तुओं को इस बंदी से बाहर रखा गया है। चित्रकूट में कोरोना वायरस से जंग जीतने वाले कोरोना सर्वाइवरों का कहना है कि वो सरकार द्वारा कोरोना मरीजों को दी गई सुविधाओं से पूरी तरह संतुष्ट हैं और सरकार को धन्यवाद देती हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर अमर सैनी और शिक्षक शिवम द्विवेदी ने बताया कि अब हमें पता चला कि हम कोरोना पॉजिटिव हैं तो थोड़ी घबराहट हुई। चिकित्सकों ने हौसला बढ़ाया। बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वहां हमारे खाने पीने रहने की अच्छी व्यवस्था थी। कुछ दवाएं भी दी जाती थीं। 12 दिनों बाद हमारी रिपोर्ट निगेटिव आ गई और हमें डिस्चार्ज कर दिया गया। वहां से घर आने के बाद हम 7 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहे और अब सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए रेगुलर काम पर जाते हैं। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी की जरूरत है। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें और अपने शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करें। हमने 18 को सैंपलिंग करवाई और 21 को रिपोर्ट आई और पॉजिटिव थी। उसके बाद यहाँ से सेंटर जाना हुआ और 12 दिन वहाँ रहे। वहाँ पे खाना पीना और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ थी, 3 बार बीपी और SpO2 ऑक्सीमीटर के थ्रू और ये सारा सब चेकअप होता था प्रॉपर। और खाने के पहले और बाद की सारी दवाएं आती थी, तो बस उन्हीं को खा कर और वही रूटीन था। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, बार बार हाथ धोएं और किसी से मिलना जुलना होता नहीं था, बराबर मास्क लगा कर रह रहे थे। और सुविधाएं वहाँ पे ठीक थी, बढ़िया सुविधाएं थी। मतलब खाना भी गर्म ही आता था और बाकी जो भी चीज़ें थी, जैसे एक टाइम सुबह फ्रूट्स वगैरह कुछ आ जाते थे, चना वगैरह और दूध हल्दी डला हुआ ऐसा रहता था। फिर लंच रहता था प्रॉपर, रोटी सब्ज़ी दाल चावल ये, और फिर एक बार डिनर होता था रात में। सरकार को धन्यवाद देंगे। सरकार की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं गवर्नमेंट और बहुत बढ़िया। मतलब मैं तो रहा वहाँ पे बांदा में, तो मुझको तो एक भी समस्या नहीं हुई। वहाँ का मतलब डॉक्टरों का व्यवहार, स्टाफ नर्सों का व्यवहार वगैरह भी बहुत अच्छा था। सब लोग क्वारंटाइन थे, घर में क्वारंटाइन हुए। बाकी सब लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई घर की।
बच्चे भर का था तो वो बांदा ले जाया गया और वहाँ 12 दिन जो है क्वारंटाइन रहा। उसके बाद निगेटिव जब रिपोर्ट आ गई तो घर वापस आ गया। हम सभी लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई थी। घर में ही हम लोग क्वारंटाइन रहे। सावधानी के लिए आवश्यक है कि प्रतिदिन लगभग 2 बार 3 बार काढ़ा पिए, जिसमें तुलसी, अदरक और दालचीनी है, इसका काढ़ा अवश्य लें। इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए हल्दी वाला दूध पिए, दूध में हल्दी डाल के उसको पिए। कोविड-19 से संक्रमित मरीज की जान बचाने के लिए प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। लखनऊ के केजीएमयू में एक मरीज की इससे जान बची भी है। अब तक हजारों की संख्या में कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर अपना प्लाज्मा दान करने से कतरा रहे हैं, जिससे गंभीर कोरोना के मरीजों की जान बचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केजीएमयू ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग की प्रमुख डॉक्टर तुलिका चंद्रा ने अपील की है कि जो कोरोना मरीज ठीक हो गए हैं वो प्लाज्मा दान जरूर करें, ताकि दूसरे संक्रमितों का इलाज आसानी से हो सके। उन्होंने बताया कि प्लाज्मा दान करने के बाद इंसान को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। आपको सबको पता है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी हमारे पूरे देश में फैली हुई है, क्या पूरे संसार में फैली हुई है, और आज तक हम इस बीमारी की वैक्सीन नहीं बन पाई है और ना ही इसके अगेंस्ट कोई ठोस ट्रीटमेंट आ पाया है। तो अभी जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एज वेल एज WHO ने रिलीज़ किया है, प्लाज्मा थेरेपी एक एक्सपेरिमेंटल होप है, जिससे थोड़े मरीज़ ठीक होने की आशंका है और हो भी रहे हैं। तो इसलिए हम ये बीमारी शायद ये जो प्लाज्मा हम लोग देते हैं ये ऐसे मरीज़ों के लिए जीवनदायिनी हो रहा है जिनकी वजह से बहुत सारे कोरोना की वजह से लोगों की मौत हो रही है। लेकिन आपने सोचा कि प्लाज्मा कहाँ से आएगा? आप और हम जो कोरोना से संक्रमित नहीं हुए हैं वो प्लाज्मा नहीं दे सकते। वो प्लाज्मा मात्र वही लोग दे सकते हैं जो कोरोना से संक्रमित हुए और सौभाग्यशाली रहे और बिल्कुल ठीक हो गए, और ठीक होने के बाद 14 दिन के क्वारंटाइन के बाद ही वो प्लाज्मा देने के सक्षम हैं। और ऐसे लोगों से अपील करते हैं कि आइए प्लाज्मा दीजिए, क्योंकि उनके शरीर में कोरोना के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ पैदा हो गई हैं। जो कोई भी ऐसा मरीज जो कोरोना से ग्रसित है और उसके अगेंस्ट उसका वायरस है और उस वायरस के अंदर कोरोना की एंटीजन है, या एंटीबॉडी अगर हम उसको दे देते हैं तो वो उसको उसकी एंटीजन को मार के उसको कोरोना संक्रमण से निजात दिला सकती है। पाकिस्तान से आए टिड्डी दल ने बरेली में भी दस्तक दे दी है, जिसके बाद ग्रामीणों में टिड्डी को लेकर खौफ कायम हो गया है। बरेली में जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर बहेड़ी के गांव में टिड्डी दल ने फसलों को नुकसान पहुंचाया। करोड़ों की संख्या में टिड्डियों ने बहेड़ी पहुंचकर कई गांवों में दहशत फैलाने का काम किया। गरीबपुरा, नजरगंज, परोही में टिड्डियों का दल खेतों में खड़ी फसलों में जैसे ही बैठा, उसी दौरान ग्रामीणों ने पीपे, थाली, घंटे बजाकर टिड्डियों को खेतों से भगाने में जुटे दिखाई दिए। वहीं कृषि विभाग भी टिड्डियों पर काबू करने के लिए ड्रोन कैमरों और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से पेड़ों और फसलों पर छिड़काव करा रहा है। किसानों का कहना है कि टिड्डियों के हमले को लेकर सभी ग्रामीण पहले से सचेत हो गए थे, जिसकी वजह से खेतों में खड़ी फसलों को अधिक नुकसान नहीं हुआ। वहीं जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि टिड्डी दल को नियंत्रित करने के लिए पहले ही तैयारी कर ली गई थी, जिससे हालात को काबू कर लिया गया है। निर्देश जारी कर दिए थे, हमने अलर्ट जारी कर दिया था, आप लोगों ने को ज्ञात भी होगा, हमने अलर्ट जारी कर दिया था किसानों को, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, गन्ना विभाग को, SDMs को, सबको एक्टिवेट कर दिया था हम लोगों ने। पूरी हम लोग फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगी हुई है वहाँ पे, गन्ना विभाग की गाड़ी लगी है, चीनी मिल की गाड़ी लगी है, और हम लोग केमिकल का छिड़काव कर रहे हैं और पूरी मुस्तैदी के साथ उसको हम लोग भगाने का प्रयास कर रहे हैं। साहब ने पीपा बजा के भगाया है। कितनी तादाद में थी? अरे बहुत तादाद में थी। थाली बजाई, पीपे बजाया, उसके बाद में वो भागी। क्या कोई नुकसान किया खेतों में? नुकसान कर नहीं पाई, उससे पहले भगा दिया किसानों ने। किस तरफ से आई थी ये आई थी इधर क्या कहाँ ढकिया तरफ से। अच्छा, अब किस तरफ को चली गई? अब इधर को उत्तराखंड तरफ। अयोध्या में राम जन्मभूमि के नीचे मिले अवशेषों की संरक्षण की मांग वाली 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। साथ ही अदालत ने दोनों याचिकाकर्ताओं पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने कहा कि राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के विस्तृत फैसले के बाद इस तरह की याचिका दायर करने की कोई वजह दिखाई नहीं दी। हमीरपुर कस्बे के मध्य ऊंचाई वाले इलाके में यमुना किनारे बना प्राचीन सिंह महेश्वर मंदिर का निर्माण और इतिहास आज तक उजागर नहीं हो सका है। गुप्तकालीन मंदिर और मठों की तर्ज पर पत्थर के शिलापटों से बने इस मंदिर को भी गुप्तकालीन माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में भारी भरकम शिवलिंग स्थापित है। मंदिर के मुख्य द्वार पर एक शिलालेख लगा है, लेकिन अथक प्रयासों के बावजूद इसे पढ़ा नहीं जा सका है। लोगों का यह भी दावा है कि मंदिर का शिवलिंग हर वर्ष एक चावल जितना लंबा और मोटा हो रहा है। इसकी प्रामाणिकता की जांच शिवरात्रि पर की जाती है। शिवरात्रि के मौके पर होने वाले शिव विवाह में शिवलिंग पर चढ़ने वाला जनेऊ हर वर्ष छोटा पड़ जाता है। शिव मंदिर का रखरखाव समिति करती है। श्रावण महीने में यहाँ पूजा अर्चना करने वालों का तांता लगा रहता है और प्रत्येक श्रावण सोमवार को मंदिर में रुद्राभिषेक किया जाता है। सावन के सोमवार को भक्तों के दर्शन के लिए प्रशासन ने कड़ी व्यवस्था कर रखी है। हर जगह बैरिकेडिंग और पुलिस का पहरा लगा हुआ है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और मास्क लगाकर मंदिर के दर्शन के लिए आ रहे हैं। शिक्षा विभाग द्वारा छात्रों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए लखनऊ जनपद के 30 विद्यालयों में एनसीईआरटी पुस्तकों के वितरण के लिए स्टॉल लगाए जा रहे हैं, जहां छात्र सैनिटाइजिंग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पुस्तकें प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए स्कूलों में ही निःशुल्क पुस्तक वितरण और कक्षा 9 से 12 तक की पुस्तकें छात्रों को स्कूल परिसर में ही उपलब्ध कराई जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं को एक ही स्कूल से पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे वो अपने क्षेत्र के स्थानीय स्कूलों में आसानी से जाकर पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में शिक्षण कार्य कराया जा रहा है। बच्चों को एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए जनपद लखनऊ में 30 विद्यालयों में स्टॉल लगाकर पुस्तक वितरण का कार्य कराया जा रहा है, जो 14 जुलाई से प्रारंभ है और 30 जुलाई तक चलेगा। प्रत्येक दिन जो होलसेलर और पब्लिशर हैं उनके द्वारा स्टॉल लगाए जा रहे हैं। इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि बच्चों को दूर नहीं जाना पड़ रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। जो बच्चा विद्यालय में किताबें लेने आ रहा है उसको सैनिटाइज किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के तहत उसको एंट्री दी जा रही है, बिना मास्क के एंट्री नहीं दी जा रही है। साथ के साथ उसको प्रेरित किया जा रहा है कि वह ऑनलाइन पढ़ाई में अपनी रुचि दिखाए। किताबें उस तक पहुंचाई जा रही हैं। सरकार द्वारा प्रायोजित पुस्तक स्टॉल लगाया गया है। इसमें 9, 10, 11 और 12 के छात्रों को पुस्तकें प्रदान की जा रही हैं। कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों को सरकार द्वारा निःशुल्क पुस्तकें वितरित की जाती हैं पहले से। तो ये जब पुस्तकें छात्रों के पास हो जाएंगी तो ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ ये छात्र अपने घर में ऑफलाइन ये जो छात्रों को कार्य दिया जाएगा उसको स्वतः ही वह स्वाध्याय कर सकेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि विद्यालय में स्टॉल लगाने का जो सरकार की मंशा है उसका फ़ायदा ये है कि अमीनाबाद, चौक, इन जैसे क्षेत्रों में जहाँ पर कोरोना बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा और भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, वहाँ पर छात्र जाने से बचेगा और छात्र को अपने विद्यालय में पुस्तकें लेने में उसको सहूलियत रहेगी। किताबें वितरण कराई जा रही हैं, जिससे कि इससे फ़ायदा ये होगा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दूर दूर तक नहीं जाएंगे और इससे हम लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हम लोग कर रहे हैं। और जैसे ऑनलाइन पढ़ाई करते थे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सर दर्द होता था और बहुत कुछ, जैसे कि हम लोग नहीं, प्रॉब्लमें बहुत होती थी लेकिन हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाते थे। इससे हम लोग बुक हमें मिल गई हैं, इससे हम लोग ज़्यादा पढ़ाई कर लेंगे और यही सब बढ़िया फ़ायदा होंगे हम लोगों को। हमारे विद्यालय में जो कि बाबू त्रिलोकी सिंह इंटर कॉलेज जो कि काकोरी में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सरकार द्वारा किताबों का वितरण हो रहा है
और इस चीज़ से हम लोगों को बहुत सा लाभ है, क्योंकि इस कारण हम लोग अच्छे से किताबें हम ले सकते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक ऑनलाइन शिक्षा प्रारंभ हो रही थी और उसमें हम लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, जैसे कि मोबाइल किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। कई लोग थे जो हमारे मतलब गरीब परिवार से थे, तो उन लोगों के पास मोबाइल की सुविधा नहीं उपलब्ध थी, जो कि आज हम इसके माध्यम से हम अपने कॉलेज से किताबें ले करके हम अच्छे से सावधानीपूर्वक अपने पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। मथुरा जिले में भारत सरकार की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कोरोना वायरस संकट के चलते मजदूर ग्रामीणों को घर बैठे रोजगार मिल रहा है। बाजना ग्राम पंचायत की सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है और सड़क को संपर्क मार्ग से जोड़ने का काम भी किया जा रहा है। इसके अलावा तालाबों की सफाई और एक तालाब को दूसरे तालाब से जोड़ने का काम भी किया जा रहा है। यहाँ के 600 से अधिक मजदूरों को रोजगार दिया गया है। मजदूर राजू ने बताया कि कोरोना वायरस के संकट के चलते वो बेरोजगार थे। उन्हें घर बैठे मनरेगा के तहत सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य मिला और समय से भुगतान मिल रहा है। मजदूर चंदन ने बताया कि कोरोना काल में मुझे मनरेगा का रोजगार मिला और इससे मैं खुश हूं और मेरा परिवार बहुत खुश है। मुझे मजदूरी में 201 रुपये मिल रहे हैं। अब ग्रामीणों को रोजगार गांव में ही उपलब्ध हो रहा है। कोई पानी की परेशानी निकलने की और बहुत परेशानी, तो प्रधान ने बनवा दिया तो बहुत बढ़िया सुकून से आ रहे हैं। ये रास्ता भी ना निकला जावे, तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं प्रधान जी, कोई परेशानी नहीं है। हमारे यहाँ के प्रधान डॉक्टर अजमल अली हैं शेख, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। गांव में सड़क डलवाई है उन्होंने, गलियों में खरंजा करवाया है। जो लोग पहले सड़क थी नहीं नगरा सर्विस से मेन रोड के लिए उन्होंने संपर्क मार्ग से जुड़वाया है और बड़ा अच्छा काम किया। हमें मजदूरी मिल रही है, बढ़िया है। अपने इलाके में मिल गई है नौकरी, हम दूसरे देशों में जा ना सकें। मथुरा के ही मथुरा में ही कर रहे हैं। रोजीना नौकरी मिल जाती है, खाना पीना टाइम पे मिल रहा है। तो सभी को मास्क, सैनिटाइजर और साबुन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बनाए जा रहे हैं, पुल खोदने का कार्य किया जा रहा है। एक तालाब को दूसरे तालाब से जोड़ने के लिए पुल बनाई जा रही है। ये प्रायोरिटी के कार्य हैं। कुछ पूर्व वर्ष के जो कार्य बचे हुए थे, हम लोग उन कार्यों को भी प्रायोरिटी से कर रहे हैं ताकि वो कार्य भी हमारे पूर्ण हो जाए, क्योंकि उनको 30 जून तक का समय हमको पूर्ण करने के लिए दिया गया है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों में जो हैंडपंप का रिबोर होना है उसको भी हम लोग कराए, क्योंकि यहाँ पर लगभग 2478 हैंडपंप खराब हैं, जिसमें से 978 हैंडपंप स्थायी रूप से खराब हैं और 1400 समथिंग हैंडपंप हमारे अस्थायी रूप से खराब है। जिन हैंडपंपों का हम लोग सही करने के लिए तत्काल हमने निर्देश दे दिया था, जिन पर कार्य कर रहा है। पिछले 5 दिन में हमने लगभग 150 हैंडपंपों का सही मरम्मत कराया है। वाराणसी के वयोवृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीरेंद्र कुमार बनर्जी ने कहा है कि केंद्र सरकार की सारी योजनाएं बहुत अच्छी हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या जनधन योजना या गरीबों को मुफ्त राशन दिए जाने की योजना। इन सारी ही योजनाओं से आम लोगों को काफ़ी राहत मिली है और वो तरक्की की ओर अग्रसर हो रहे हैं। श्री बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री देश को उन्नति की ओर अग्रसर कर रहे हैं। यह अति उत्तम विषय है जिस पर सरकार को सोचना ही चाहिए। इससे निर्धनों का कल्याण होगा। हमारे यहाँ जो पिछड़े वर्ग के, एकदम अति पिछड़े वर्ग के हैं, उनका ऊपर उठना अनिवार्य है। आज विश्व में जो भारतवर्ष का स्थान है, आप देखिए सारे देश विश्व के सारे देश भारत की तरफ नजर गड़ाए हुए हैं। यूएनओ ने उन्हीं की देन है कि आज इतने वर्षों के बाद हमारी 28 सदस्यता मिली। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को वाराणसी के एक युवा इंजीनियर बीटेक अमित कुमार सिंह ने पूरा कर दिखाया है। अमित सिंह ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने के लिए 50,000 रुपये की नौकरी छोड़कर कोविड के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए फुल बॉडी सैनिटाइज टनल का निर्माण किया है, जो पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। इस टनल में एक व्यक्ति को उसके सामानों के साथ 10 सेकंड में पूरी तरह सैनिटाइज किया जा सकता है और कोविड-19 के संक्रमण से बचाया जा सकता है। अमित सिंह ने कहा है कि अगर फुल बॉडी सैनिटाइज टनल का उपयोग सरकारी कार्यालयों, बिल्डिंग, मॉल, कॉम्प्लेक्स, मंदिर के एंट्री गेट पर किया जाए तो इससे कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने में
बहुत मदद मिलेगी। इसके साथ ही अमित ने कहा कि वो खेतों में कम पानी के उपयोग की भी एक डिवाइस बनाने पर काम कर रहे हैं, जिससे खेतों में ज़रूरत के हिसाब से ही पानी दिया जा सकेगा। इस टनल को लगाने वाले कोचिंग संचालक इंद्रभूषण सिंह ने कहा कि इस डिवाइस से लोगों का पूरी तरह शरीर और कपड़े सैनिटाइज हो जाएंगे, जिससे संक्रमण काफ़ी कम होगा। कोरोना के संक्रमण जो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा था और उसी टाइम माननीय प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत लोकल टू वोकल बनाने के उद्देश्य से हमने भी मतलब फिर विचार किया कि क्यों ना इस कोरोना महामारी के कुछ रोकथाम के लिए हम भी कुछ इक्विपमेंट्स को बनाएं, और उसी के अंतर्गत हमने ये फुल बॉडी सैनिटाइज टनल जो है बनाया हमने। हमारे ये अमित जी द्वारा निर्मित किया गया है फुल बॉडी सैनिटाइजर टनल है ये, और ये बहुत उपयोगी है और हमने इस विद्यालय में इस कोचिंग संस्थान में इसको लगाया है। और यहाँ पे जितने भी कर्मचारी आते हैं फुल सैनिटाइज होकर के आते हैं। दरअसल ये हाथों पे सैनिटाइज देने से सिर्फ हाथ सैनिटाइज होता है, और हम लोगों ने इसकी ज़रूरत को समझा और पूरा बॉडी उसके साथ लगेज होता है, हेलमेट होता है, बैग्स होते हैं। इससे क्या है कि 10 सेकेंड के अंदर पूरा बॉडी सैनिटाइज हो जाता है और ये बहुत ही उपयोगी है। इससे संक्रमण का खतरा 99% तक कम हो जाता है। इसी के साथ समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।